दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 जीएस फर्स्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2019 और 2020 के प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट के पेपर को डिस्कस कर लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियोस को नहीं देखा है आप उन वीडियो को देख सकते हैं। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके पेपर डिस्कशन हम कर रहे हैं यह काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए। तो इन वीडियो को आपको देखना है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आपके पेपर हुए उनसे सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और एक तो आपको इनसे देखिए एक फ़ायदा यह होगा कि आपको एक तो एग्जाम पैटर्न मालूम चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन किस सेक्शन से या किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आपको पूरा डिटेल इसमें अनुभव हो जाएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ये वीडियो हैं पूरे देखने हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच हमारे यूट्यूब चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं 2018 जीएस फर्स्ट प्रीलिम्स के पेपर को। देखिए दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था सेट ए में, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। ऑप्शन है मोर, मूरहेन, शाही बुलबुल या फिर तोता। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम है शाही बुलबुल यानी कि पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। और बात करें भारत के राष्ट्रीय पक्षी की तो देखिए मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एनजीटी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एनजीटी का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए दोस्तों भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है सिक्किम। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो चौथा प्रश्न पूछा गया था इसको आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। ऑप्शन है गन्ना, घृतकुमारी, कपास या फिर महुआ। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, और जो एक औषधीय फसल है वह है घृतकुमारी। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हरे पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है दोस्तों यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 से 100 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज, 0 से 20 हर्ट्ज। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो श्रव्यता की ऑडियो होती है, जो ध्वनि होती है उसको हम सुन सकते हैं, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। ऑप्शन है सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र। तो देखिए काफ़ी सिंपल प्रश्न है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन इसको आप आंसर कर सकते हैं। तो कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है, तो सिंधु क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल या फिर 3 मार्च को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दो कोड वो दिए गए हैं तो पुस्तकें और लेखक के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको मैच करना है कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। द बर्निंग फॉरेस्ट, नंदिनी सुंदर, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, जिन्ना ओफेन केम टू अवर हाउस किरण दोषी या आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल कुणाल बासु। तो देखिए ऊपर की तीनों जो बुक्स दी गई हैं, द बर्निंग फॉरेस्ट नंदिनी सुंदर की बुक है, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की बुक है, जिन्ना ओपन केम टू अवर हाउस किरण दोषी की बुक है और आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल या कुणाल बसु की बुक नहीं है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट
पर हुए उपचुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी। तो देखिए करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था उस टाइम का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपतिया उइके, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या आंसर इसका हो जाएगा, 27 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाल सिक्का के स्थान पर इंफोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। देखिए उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। देखिए आपको यहाँ से नियुक्तियों से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरीके से जब भी आपका एग्जाम लगे तो आपको इस सेक्शन को जरूर टच करना है, नियुक्ति वाले को। तो देखिए उस टाइम पर जो इसका आंसर था सलील पारेख, बी इसका करेक्ट आंसर है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 189, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन थे 20, 22, 25 या फिर 28। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, इसको हम स्किप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। मध्य प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 2003, 2004, 2005 या फिर 2006। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 2005 में। 2005 में मध्य प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। देखिए यह भी करंट अफेयर से प्रश्न आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 2017 को। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन दो राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला। देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सब करंट अफेयर्स के प्रश्न इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस जो भी जैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो विश्व बैंक ने जो भी रैंकिंग एवं इंडेक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन को बिल्कुल मिस नहीं करना है करंट अफेयर्स से। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन थे वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या फिर जैन। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिका पुराण किससे संबंधित है, या जैन धर्म से संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह भी कहा जाता था। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह कहा जाता था। ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्य को। सार्तवाह हम कहते थे वैश्य वर्ण को। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे। ऑप्शन है मगध, प्रयाग, उज्जैन या फिर सौराष्ट्र। तो देखिए शुंगों के जो पूर्वज थे मूलतः उज्जैन के थे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। शेर शाह का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन है सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या मोहम्मद शाह आदिल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, इस्लाम शाह है। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था, इस्लाम शाह। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ऑप्शन है सूरत, सतारा, बॉम्बे या फिर पणजी। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत इसका करेक्ट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वह थी सूरत में। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा
सिस्टर निवेदिता द्वारा। सिस्टर निवेदिता ने यह कथन कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी रिपीट हो सकता है, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है इसको। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? देखिए इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, JL नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। तो देखिए इसका राइट आंसर था यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। देखिए काफ़ी दोस्तों के इसमें आ रहे थे कि महात्मा गांधी ने दिया था उस टाइम पर, लेकिन आयोग ने यूसुफ मेहर अली इसका करेक्ट आंसर माना था। इसको भी आप याद कर सकते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया, JRD टाटा, GD बिरला या पट्टाभी सीतारामैया। तो देखिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं M विश्वेश्वरैया। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? ऑप्शन हैं चरणोपाध्याय का नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार या फिर अमझेरा नरसंहार। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड हम कहते हैं चरणपादुका का नरसंहार को, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर सिंधु। तो गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम या फिर नल्लामलाई। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कार्डेमम श्रेणी। यह भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणियां हैं। और देखिए कार्डेमम कहाँ मिलेंगे आपको? मिलेंगे केरल में। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन है महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या फिर कावेरी बेसिन। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है यह गोदावरी। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य किन किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन से भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और मालदीव। तो देखिए पाक जलडमरू मध्य मिलेगा हमें भारत और श्रीलंका के बीच। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है, यह स्थित होती है। देखिए ITCZ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन थे व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पट्टी के मध्य, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, ध्रुवों के समीवर्ती क्षेत्र में या भूमध्य रेखा पर। तो ITCZ जो जोन होता है यह स्थित होता है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। देखिए भूमध्य रेखा पर यह स्थित होता है। भूमध्य रेखा से 5 या 10 डिग्री के आसपास इसका जो जोन होता है यह होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए या फिर बाघ के लिए। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है बाघ के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद से, अखबारी कागज से, चीनी से या फिर ऊनी वस्त्र से। तो देखिए नेपाल नगर का जो संबंध है यह है अखबारी कागज से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम है? तो देखिए काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, जबलपुर, रीवा, पन्ना या फिर कटनी। तो जबलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला विकास, कृषि, बाल विकास या फिर उद्योग। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो भावांतर भुगतान योजना है यह कृषि से संबंधित है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के पास किन देशों की सीमा पर रक्षा का दायित्व है? यानी कि BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यह किन देशों की सीमाओं पर तैनात होती है? ऑप्शन थे पाकिस्तान और नेपाल,
पाकिस्तान व भूटान, पाकिस्तान व बांग्लादेश या पाकिस्तान व चीन। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, पाकिस्तान व बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? ऑप्शन हैं जस्टिस एन डी ओझा, जस्टिस पी वी दीक्षित, जस्टिस जी डी दीक्षित या फिर जस्टिस जस्टिस जी पी सिंह। तो देखिए जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे वह हैं जस्टिस जी डी दीक्षित। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपर के ओझा जी, दीक्षित जी और सिंह यह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए ऑप्शन है 155, 156, 212 या फिर 213। तो देखिए राज्यपाल जो अध्यादेश जारी कर सकता है वह आर्टिकल है आर्टिकल 213। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 2018 में टोटल 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया था आयोग द्वारा। तो MPPSC एक अलग ही आयोग है, पता नहीं इसमें कब आपको किस तरीके से इसके आंसर की कैसे मिल जाए और कितने क्वेश्चन डिलीट हो जाए इसका अंदाज़ा तो आयोग भी नहीं लगा सकता। तो हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, आयोग कुछ भी कर सकता है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1952, 1957 या फिर 1962। तो देखिए प्रथम बार स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का पद जो सृजित हुआ था यह हुआ था दोस्तों 1951 में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो देखिए 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 का मेघालय, 371 का आंध्र प्रदेश। तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हैं 59, 69, 79 या फिर 84। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें भी राज्य और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सीटें बिल्कुल सही दी गई हैं, एक ही सीट गलत दी गई है इसमें आंध्र प्रदेश की। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1952, 1957, 1960 या 1961। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम या फिर शतरंज। देखिए एन पासेंट का संबंध किससे है? एन पासेंट संबंधित है शतरंज से। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्पोर्ट्स से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, शब्दावली से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल इसको याद कर लेना है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, गीता सेठी, सचिन तेंदुलकर या फिर धनराज पिल्लई। देखिए प्रथम बार जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था यह दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट अवार्ड। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो देखिए स्पोर्ट्स से यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो लिब्रो किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शब्दावलियों से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल आपको इनको हल्के में नहीं लेना है, इनको याद करके रखना है। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शन है OM नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, BV भागवत या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम बार जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्राप्तकर्ता उपरोक्त तीनों थे। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन थे 21 मील 385 गज, 25 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या फिर 42 किलोमीटर। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 मील 385 गज। ये बिल्कुल याद कर लेना, फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? गगन नारंग, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा या फिर सुशील कुमार। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिनव बिंद्रा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 29 दिसंबर, 29 सितंबर, 14 नवंबर, 29 अगस्त या फिर 29 जुलाई। तो देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस हम प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व पद्मश्री सभी प्रदत्त किए गए? अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण या पुलेला गोपीचंद्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से यह क्वेश्चन भी आपका रिपीट होने की फुल संभावना रहेगी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा पुलेला गोपीचंद, डी। इनको देखिए, एक तो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री, या तीनों चारों के चारों अवार्ड इनको मिल चुके हैं। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या फिर चंबल घाटी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल घाटी एक भ्रंश घाटी नहीं है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मैकल श्रेणी में या फिर विंध्य श्रेणी में। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन को भी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो सतपुड़ा श्रेणी और महादेव श्रेणी, इसमें दो आंसर हो सकते थे, लेकिन इसको आयोग ने हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। वैसे जो यह महादेव पर्वत पर स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो धूपगढ़ है या महादेव पर्वत पर स्थित है, और जो कि महादेव पर्वत या मिलेगा हमें सतपुड़ा श्रेणी में। इस तरीके से क्वेश्चन विवादास्पद था, तो इसको हटा दिया गया था आयोग द्वारा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? ऑप्शन है छिप्रा, काली सिंध, बेतवा या फिर पार्वती। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा बेतवा। यह नदी चंबल में नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा जिला गुजरात व राजस्थान राज्यों की सीमा को छूता है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम या फिर मंदसौर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमाओं को छूता है। मध्य प्रदेश की जलवायु है, ऑप्शन है भूमध्य रेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय या फिर मानसूनी। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु है, ये आती है भूमध्य रेखीय जलवायु की कैटेगरी में। ये इसका देखिए दोस्तों भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं है मध्य प्रदेश की। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है कौन सी है? मानसूनी जलवायु है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन है लिग्नाइट, तांबा, हीरा या फिर लोहे अयस्क। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? यानी कि किस जिले में जो एसटी कैटेगरी की परसेंटेज में सर्वाधिक पाए जाते हैं? झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर या फिर ढिंडोरी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलीराजपुर। अलीराजपुर में एसटी का परसेंटेज सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। गुजरी महल किसने बनवाया? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, मानसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरी महल बनवाया था राजा मानसिंह ने, इस चीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है सेंधवा, मऊ, सहारनपुर या फिर सुजालपुर। तो सुजालपुर मध्य प्रदेश का जो यह शहर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है।
देखिए करंट अफेयर से प्रश्न आया था, इसको हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार देख लेना है कि करंट अफेयर से बजट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बजट को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ऑप्शन है अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर या फिर डिंडोरी। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1000 से ज़्यादा इसका लिंगानुपात है या डिंडोरी का है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? ऑप्शन है आर.पी. नायक, बी.के. दुबे, आर.एस. खन्ना या पी.के. नरहोन्ना। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, पी.के. नरहोन्ना साहब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे थे। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन हैं 1997, 1995, 1993 या फिर 1991। तो देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1995 में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम पारित हुआ था 1995 में। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? तो देखिए अभी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं प्रमुख जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने किस आप मध्य प्रदेश के संगठन को लोन दिया है या फिर जो भी सहायता प्रदान की जाती है उनको आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, IFAD ने, डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल संभावना है कि आपका एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो मध्य प्रदेश में ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ था, एक ऑप्शन है 2008, 2009 में, 9-10 में, 10-11 में, फिर 11-12 में। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाता है 2010 और 11 में, इसमें हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? 2013 में, 2014, 2015 या फिर 2016 में। तो देखिए कब लागू की गई थी, MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी इसको लागू किया गया था 2016 में। देखिए यह भी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था, तो इसका करेक्ट राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार देख लेते हैं। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ MP कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इंदौर में आयोजित किया गया था। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र में कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया? तो देखिए इसमें ऑप्शन थे 10, 12, 14 या फिर 16 घंटे। तो इसमें जो प्रावधान किया गया है कम से कम 10 घंटे कृषि क्षेत्र में न्यूनतम बिजली देने का प्रावधान किया गया था। कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है? ऑप्शन थे वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब इंफॉर्मेशन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहते हैं? ऑप्शन था होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज या फिर बुक मार्क। देखिए वेबसाइट जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले जो ब्राउजर पर जो पेज प्रदर्शित होता है उसे हम कहते हैं होम पेज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतों, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोर्टल, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल संभावना है कि क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। निम्नलिखित में से संक्षिप्त रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन है? CRAM, DRAM, जैम या फिर स्पैम। तो देखिए स्पैम हम कहते हैं, जो जंक ईमेल होते हैं उनको स्पैम कहते हैं, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है इसको क्या कहते हैं? सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल या फिर वायरस। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरस। जो कंप्यूटर वायरस होते हैं यह जानबूझकर एक विघटनकारी सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जिसमें
आपके कंप्यूटर में यदि वायरस आ जाता है तो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको नष्ट कर सकता है, कंप्यूटर से कंप्यूटर फैल सकता है, तो वायरस ही होता है। ये भी देखिए रिपीट हो सकता है आपका प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं है? वेब कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन, माइक्रोफोन। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं है यह होता है टेलीफोन। टेलीफोन की आवश्यकता वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं रहती है। इसमें देखिए वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस और माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? ऑप्शन है कार्य प्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण अखंडता, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार अनभिज्ञता, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हैकर्स तथा क्रैकर्स। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अपराधी कंप्यूटर दक्षता और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के शिकार की अनभिज्ञता, यह साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शब्द का आशय एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य से जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, क्या कहलाता है? व्हाइटेड हैकर, हैकर, क्रैकर या फिर स्टैकर। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं क्रैकर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 81 का। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात की बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकिंग या डायल अप सर्विस अटैक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले 2019 से पहले देखिए जब जब भी क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके अधिनियम से प्रश्न आते थे, 2020 से आपके आयोग से प्रश्न आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं। देखिए इसमें भी अधिनियम से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इनके हम करेक्ट आंसर देखते जाते हैं एक बार। तो 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक बहिष्कार। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। 85 में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका, SC एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए एक्ट नहीं आते हैं तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर ए था। देखिए बाकी सब जो एक्ट के क्वेश्चन है इनको हमको स्किप कर देना है। यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, तो डायरेक्टली हम जो आपके एक्ट के क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। इसको भी आप स्किप कर सकते हो। देखिए अब एक्ट से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अब आयोग से प्रश्न आएंगे। तो आपको इनको मेंस में ही दिया गया है अधिनियम को, आयोग से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपके एक्ट के प्रश्न पूछे गए थे आखिर में। आप एक्ट के प्रश्नों को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम यहाँ से देख लेते हैं, दो प्रश्नों को। आयोग 98 का प्रश्न देख लेते हैं। आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग व राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोक सेवक समझा जाता है प्रत्येक अधिकारी। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? देखिए ऑप्शन है राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए राज्य सरकार के समक्ष राज्य आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन पेश करता है।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? देखिए, नौसेना, राज्य के सशस्त्र बल, थल सेना, फिर वायुसेना। देखिए दोस्तों, इसमें राज्य के सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।